जर्नी का जो हमारा पहला एपिसोड था, ऐसा लगता है कि वो बहुत पसंद आया लोगों को। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले हमें। वी आर ऑलरेडी इन प्रिपरेशन फॉर द सेकंड वन। आज जो हम एपिसोड करेंगे, एपिसोड नंबर 2, उसमें थोड़ा और पीछे जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था, जर्नी की यही खूबी होती है जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि कभी पास में जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी फिर बहुत पीछे चले जाते हैं। आज ज़रा और भी पीछे चलेंगे। तो पेश है जर्नी द वे साइड नगेट्स WSNs पार्ट 2। ये बात है 1971 की। मैं तब तक ब्रिटिश सिविल सर्विस में काम कर रहा था और BBC में मैं एक कैजुअल स्टाफ के तौर पे काम करता था। खबरें पढ़ता था और कभी कभी दूसरे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स जो होते थे हिंदी सेक्शन के, उनमें हिस्सा लिया करता था। मैं ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके अपनी फिल्म मेकिंग के बारे में, डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में पढ़ाई भी करता था। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी थी डीन स्ट्रीट पे, उसमें रात के 10-10 बजे तक बैठता था, नोट्स बनाता था और बड़ी मेहनत कर रहा था। बड़ी इच्छा थी क्योंकि मुझे फिल्म बनाने के प्रति मेरा शौक़ पैदा हो चुका था। फिर वो घड़ी आई कि मुझे एक आइडिया भी सूझा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाने की सोची। साउथ हॉल लंदन में एक जगह है जहाँ पर इंडियंस का बहुत कॉन्सेंट्रेशन है, ख़ासतौर पर वेस्ट इंडिया से आए हुए पंजाबी लोग जो हैं, ख़ासतौर पर वर्किंग टाइप की क्लास, वो कॉन्सेंट्रेटेडली एक किस्म का गेटो, बट बहुत अमीर सा गेटो साउथ हॉल है। तो उसमें सड़क के बाद सड़क, एक के बाद एक सड़क, रोड आफ्टर रोड, रोड आफ्टर रोड, उनमें सब में ज़्यादातर इंडियंस रहते हैं। मैंने उसका दौरा किया और मुझे लगा यार ये तो पंजाब है। तो मैंने एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची, इंडिया इन लंदन, लंदन में भारत। स्क्रिप्ट लिखी। मैं प्रभावित उन दिनों, क्योंकि नया नया ही आया था बॉम्बे से, कोई 3-4 साल हुए थे, तो इंडिया में जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी वही स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में रहता था। तो उसी हिसाब से मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। कमेंट्री भी थी, वो भी फिल्म्स डिवीज़न ऑफ इंडिया की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती थी उसी टाइप की लिखी थी। तो वो बनाने का मैंने सोचा और मुझे बहुत सस्ते में बनानी थी, ब्लैक एंड वाइट में, 16 मिलीमीटर में। कोई 1000 पाउंड, उस ज़माने में उसकी वैल्यू थी करीब 20,000 रुपये। उसमें उतने बजट में हमने बनाने का तय किया और लकीली उसके लिए, क्योंकि थोड़ा अमाउंट था, हम 5 लोग इकट्ठे हो गए और 200-200 पाउंड हमने लगा के फिल्म बनाने का तय कर लिया। अब वो फिल्म बनाने के लिए भी छुट्टी चाहिए, एक लंबा वक्त चाहिए, वो था नहीं। और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, जहाँ ब्रिटिश सिविल सर्विस का डिपार्टमेंट था, इनलैंड रेवेन्यू, जहाँ मैं काम करता था, उनसे कैसे छुट्टी लें, क्योंकि वो दौर था इंस्पेक्शन का। सिविल सर्विस में हमेशा 1 साल का इंस्पेक्शन होता है, उस वक्त में बहुत काम रहता है। और मैं क्योंकि सीनियर था, हायर ग्रेड इनकम टैक्स ऑफिसर था, तो मेरे पास ऊपर तो बहुत ही काम था। और मैंने पूरी जो डेट्स तय हुई सबसे डिस्कस करने के बाद, वो बिल्कुल इंस्पेक्शन से टकराव हो गया उनका। अब क्या करें? ज़्यादातर लोगों ने सजेस्ट किया यार छुट्टी ले ले, और ब्रिटिश सिविल सर्विस है यहाँ तो बहुत लंबी लंबी छुट्टी भी लोग ले लेते हैं, और ले लेना, बढ़ा लेना और फिर आ जाना वापस। कुछ दिन तनख्वाह के साथ छुट्टी मिलेगी, कुछ दिन बगैर तनख्वाह के मिल जाएगी। और ये सब दिमाग में चल रहा था। तो मैं बड़ा इम्प्रेशनेबल था और मेरी एक आदत थी कि मैं अपने सीनियर से डिस्कस किया करता था। तो मैंने ये जो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं छुट्टी लूँ, पेड लीव, इसके लिए क्या मैं सही कर रहा हूँ? एक किस्म की चोरी सी लग रही थी। तो मेरे एक सीनियर प्रोड्यूसर थे BBC में, रत्नाकर भारती, करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते थे वो।
میں ان کے پروگرامس میں حصہ لیتا تھا. تو میں نے ایک دن انہیں انوائٹ کیا کہ ایک بیئر پیتے ہم ساتھ میں. تو ایک پب میں بیئر پی رہے تھے اور میں نے تب اپنی جو میری دھند تھا میرے اندر کا وہ میں نے رتناکر بھائی کے پاس سامنے رکھا. میں نے کہا رتناکر بھائی یہ میری تھوڑی سی الجھن ہے. میں یہ ڈاکیومنٹری بنانا سب طے کر چکا ہوں, تیاری کر چکا ہوں, اور سب مجھے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ریزائن مت کرو, چھٹی لے لو اور پھر واپس آ جانا. انہوں نے تھوڑی دیر تو چپ ہو گئے, پھر بولے دیکھو ونود, تم بہت امپورٹنٹ کام کرنے جا رہے ہو اپنی زندگی کا, یہ تمہاری ایمبیشن کا کام ہے. تو جب اتنا اچھا کام اتنے من سے, اتنی لگن سے, اتنی سادھنا سے کر رہے ہو تو اس میں چوری نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک قسم کی چوری ہے کہ چھٹی لے لیں اور پھر واپس آ جائیں گے. کیوں؟ تم جوان ہو, تم اچھے براڈ کاسٹر ہو, BBC میں تو کام ملتا ہی رہے گا, اور دوسرے اس کے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. تم کو تو زیادہ کام کرو گے BBC میں, اور کیا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ چھٹی مت لو, ریزائن کرو. مجھے بڑا بل ملا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا میں ریزائن کروں, پر کیسے؟ انسپیکشن کا وقت تھا. وہ دوسری قسم کی چوری ہوتی, دھوکا ہو جاتا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور میں کہہ نہیں پایا, اتنے میں وہ گھڑی آ گئی کہ اگلے 2 دن بعد انسپیکشن آنے والا تھا. بہت سارے لوگ انسپیکٹ کرنے آتے ہیں اور میں بڑی الجھن میں نے اپنی فائلیں اس دن دیر تک کام کیا, فائلیں کمپلیٹ کی. میرے ادھین, میرے نیچے جو دوسرے آفیسر تھے 4-5, ان کا کام اپروو جو کرنا تھا کرا کے کوئی 8, 8:30 یا 9 بجے ہوں گے رات کے, کیونکہ میں نے اوور ٹائم کرنا پڑا وہ کرنے کے لیے. میں جو میرے انچارج تھے ان کے پاس جا کر کے اپنی جو الجھن تھی رکھنے کا میں نے فیصلہ کیا. ان کا نام تھا مسٹر ولیمز. ولیمز صاحب بہت ہی بیچارے گمبھیر قسم کے آفیسر تھے. کوئی 50 سال کی عمر تھی ان کی یا تھوڑے اوپر, شاید 55 کے تھے, اور وہ بہت گمبھیر ٹائپ کے ویکتی تھے. ان کے چہرے پہ مسکان بھی بہت کم آتی تھی. تو ڈرتے ڈرتے میں گیا اور ان کے دستک دی ان کے کیبن میں. انہوں نے کہا کم ان. میں نے کہا مجھے سر آپ سے صرف 2 منٹ بات کرنی ہے. جی سر. ان کا وہ بیچارے پورے فائلوں میں ڈوبے ہوئے تھے, بہت ساری فائلیں ٹیبل پہ تھی. بولے مسٹ یو ٹاک ٹو می ناؤ مسٹر پانڈے, یو کین سی واٹ از ہیپننگ. میں نے سر آئی ول جسٹ ٹیک لیس دین 2 minutes. اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو سر, پلیز کم. میں نے اپنی الجھن انہوں نے بتائی کہ میں ڈپارٹمنٹ چھوڑنا چاہتا ہوں اور مجھے ابھی 2 دن کے نوٹس پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. کین آئی ڈو دیٹ, شوڈ آئی ڈو دیٹ؟ آپ کیا رائے دیں گے مجھے؟ مسٹر ولیمز جو بڑے ہتاش سے لگ رہے تھے کیونکہ بہت بزی تھے, تھوڑی دیر کی سائلنس ہوئی. وہ پیچھے کرسی پہ پیچھے کی طرف ہو گئے, بہت گہری سانس لی, اینڈ ہی سیڈ, ایک چھوٹی کہانی بتاتا ہوں میں آپ کو مسٹر پانڈے. انہوں نے بتایا کہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات بتائی انہوں نے. ایک جوان ویکتی تھا, اس کی بڑی مہتواکانکشائیں تھیں. وہ یہ کرنا چاہتا تھا, وہ کرنا چاہتا تھا, کیا کیا کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک پلان بھی تیار کی تھی ایک نئے قسم کی بزنس ایکٹیویٹی کے لیے, اور وہ گھڑی اس کے سامنے بھی آئی کہ وہ ریزائن کر کے چلا جائے. اس کو بھی مدھیم ورگی ویکتی تھا وہ, تو وہ یہ آیا کہ ریزائن کرے یا چھٹی لے. اس نے ریزائن نہیں کیا, کمزور پڑ گیا. وہ ویکتی آج تک اس بات کے لیے اپنے آپ کو, ہمیشہ اپنے آپ کو من ہی من ڈانٹتا ہے, گلانی ہوتی ہے اسے, کیونکہ وہ پھر کبھی نہیں چھوڑ سکا اپنی جاب کو, کبھی اپنی مہتواکانکشا پوری نہیں کر سکا. He could not leave the civil service, and till date that man regrets his not leaving the department, and that man, Mr. Pandey, is me. تو میں یہ کہوں گا تم جوان ہو, just go, you will manage somehow. دیکھ لیں گے انسپیکشن کو. You go, break loose. جوان ہو, اچھے آفیسر ہو تم, بہت ہی مشکل ہوگی تو واپس آ جانا. Civil service will be very happy to take you back. But my advice, my blessing is go, make a clean break. And I left the civil service. These are 2 very important nuggets that I learned.
which which build your career, your character for doing anything important in your life. फिल्म हमने बना ली, पूरी हो गई, और फिल्म पूरी होने के बाद एक बहुत कोशिशें होती हैं, ऐसी आसानी से तो कहीं वो बिक नहीं जाती. उसका एक ही मार्केट था, इंडिया, और इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, तो फिल्म एक बहुत दूर की कौड़ी लगी कि फिल्म इंडिया इंपोर्ट हो पाएगी, जो कि फ्रैंकली कभी नहीं हुई. तो अब मैं ना इधर का ना उधर का, सिविल सर्विस भी छोड़ चुका था, फिल्म पूरी की, उसका भी कुछ नहीं हो रहा था, और मैंने सोचा कि बीबीसी में काम बढ़ेगा. कुछ अजीब इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मैं कैजुअल स्टाफ था, बाहर का था, आउटसाइड कंट्रीब्यूटर कहा जाता था हम लोगों को, तो हमारा वो काम भी कम हो गया, क्योंकि जो फुल टाइम बीबीसी के ब्रॉडकास्टर्स थे वो सारे अवेलेबल थे, किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली थी, तो इतना कम काम हो गया कि आई गॉट इनटू ए वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ ए सिचुएशन, लीन पीरियड, और मुझे पैनिक सा होने लगा. और ऐसे में अचानक एक अजीब ही चीज़ हुई. 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ गई ऑन अकाउंट ऑफ बांग्लादेश. मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया हिंदुस्तान की धरती से. भारत ने उनका साथ दिया और जंग छिड़ गई. जंग छिड़ने का मतलब ये है कि काफ़ी दिन तक लड़ाई चलती है तो न्यूज़ पे काम बढ़ जाता है. अब एक न्यूज़ कास्टर की जगह उन्हें कम से कम हर बुलेटिन में 2 न्यूज़ कास्टर चाहिए थे. सडनली मुझे इतना काम मिलने लगा जो मैंने भी नहीं सोचा था. कहाँ तो बिल्कुल लीन पीरियड था, अचानक बहुत सारा काम आ गया, एंड आई बिकेम वेरी बिजी. आई बिगेन टू एंजॉय माई वर्क. एनीवे, फिर वॉर भी ख़त्म हो गई. अब क्या क्या कीजिएगा, बीबीसी में परमानेंट स्टाफ तो मैं था नहीं. अब क्या करें, फिल्म लंदन में भारत का उसका अभी हुआ नहीं था, करें तो क्या करें आगे. तो मेरा जो कैमरामैन था उसने मुझे एक बात बताई. वो एक कंसल्टेंट कैमरामैन था और एक था ऑपरेटिव कैमरामैन. तो एक स्टूडेंट था लंदन फिल्म स्कूल ऑफ टेक्निक से, स्कूल ऑफ फिल्म टेक्निक से, और जो कंसल्टेंट था वो एक ईरानियन था, मुझसे बड़ी आयु का था. उसने कहा, डू यू नो समथिंग मिस्टर पांडे, यू कैन ऑलवेज मेक एड फिल्म्स, बहुत सस्ते में बनती हैं. मेक एड फिल्म्स फॉर इंडियन शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट. छोटी छोटी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इतने सारे सिनेमाज हैं आप लोगों के तो हिंदी के, उनमें दिखाइए. अचानक मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा ये. एंड दिस इज कॉल्ड री इन्वेंटिंग. इन योर वर्क, in your struggle, one has to be always ready to reinvent oneself. मैंने अपने आप को रीइन्वेंट किया और मैं छोटी छोटी एड फिल्म्स बनाने लगा, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की. आप यकीन मानिएगा इतनी सस्ती थी कि आज देखते हैं तो हंसी आ जाती है, सोचते हैं तो. 150 पाउंड मैंने प्राइस रखा 15 सेकंड की एड फिल्म का. और ये करते करते बहुत सारा काम मिलने लगा मुझे, और धीरे धीरे मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन गया. और धीरे धीरे मेरे कदम जमने शुरू हुए. मैंने एडवर्टाइजिंग सीखी और क्रिएटिव काम करने लगा एडवर्टाइजिंग में. और मेरी अपनी देखते ही देखते छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन गई, इमेज एंटरप्राइजेज लिमिटेड. दैट वाज द ओनली एडवर्टाइजिंग एजेंसी कंप्लीटली ओन्ड बाय ए इंडियन बिजनेसमैन. उन दिनों सब अंग्रेज़ों की होती थी. And it showed me a huge path, huge successes, and time to come. That next time, in next episode perhaps, with some other nuggets. Thank you.